हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ बाय एसके पर स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। हमेशा ही इससे जो प्रश्न हैं विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वह कोई पीसीएस हो या एसएससी बैंकिंग रेलवे का एग्ज़ाम हो। इससे एक प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम एक एक्सरसाइज आपको बताएंगे, उसको भी करना ज़रूरी है क्योंकि स्टूडेंट के लाइफ में अभी बहुत तनाव चल रहा है। कारण है कि सारे फॉर्म जो है अभी नहीं आए हैं, कुछ फॉर्म आए हैं और कुछ के एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिसके कारण स्टूडेंट जो है अभी सबसे ज़्यादा तनाव में रह रहा है। तो आपको कुछ नियमित रूप से एक्सरसाइज भी करना चाहिए। जैसे एक प्राणायाम है, उससे जो है आपका जो दिमाग जो है ये जो है काफ़ी शार्प हो जाता है और जो भी चीज़ आप याद करेंगे वह आपके दिमाग में चला जाएगा। इसको आपको 5 बार करना है। एक नाक से लेना है, दूसरे नाक से सांस को छोड़ना है, फिर दूसरे नाक को बंद करना है और इस नाक से जो है पहले नाक से सांस को छोड़ना है। इसको आप नियमित करेंगे तो दिमाग जो है फ्रेश रहेगा। सबसे पहले तो हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जो है इससे जो प्रश्न विभिन्न एग्जाम में आए हैं उसको भी हम लास्ट में देखेंगे। उसको भी आप ज़रूर देखिएगा, उस वीडियो को भी। भारतीय संविधान की जो अनुसूची है, जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 8 अनुसूची थी, लेकिन बाद में 4 अनुसूची जो है इसमें बढ़ाया गया है। एक एक कर हम सारे अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। प्रथम अनुसूची जो है, प्रथम अनुसूची में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्यों के बारे में वर्णन है। 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। इसमें 69वां एक संशोधन हुआ था। 69वां संशोधन हुआ था जिसमें दिल्ली को राष्ट्रीय राज्य का दर्जा दिया गया। दर्जा जो है दिया गया। इसको पूर्ण राज्य का दर्जा तो जो माननीय मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल दिल्ली के वर्तमान में, वह मांग रहे हैं, क्योंकि इस पे केंद्र का भी कुछ अधिकार है। जैसे पुलिस पर हुआ, उस पर केंद्र का अधिकार है, और अन्य जो क्षेत्र हैं, शिक्षा हुआ चाहे एमसीडी हुआ, इस पर जो है राज्य का अधिकार है। तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर जो है यहाँ सरकार चलाता है, जिसमें कहा जाता है कि उपराज्यपाल जो है वह जो है सीएम के जो कार्य प्रणाली है उसमें हस्तक्षेप करते हैं। बराबर आप दिल्ली में देखेंगे कि दोनों मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल के बीच जो है टकराव देखने को मिलता है। तो यही कारण है, क्योंकि इसको राष्ट्रीय राज्य का दर्जा तो दिया गया लेकिन पूर्ण रूप से नहीं दिया गया। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि 69वां संशोधन किससे संबंधित है, तो दिल्ली को राष्ट्रीय राज्य का दर्जा दिया गया। पहले जो था इसमें 29 राज्य हो गए थे, जब झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड 3 नए राज्य जोड़े गए थे। बाद में तेलंगाना 2014 में जोड़ा गया, तो 29 राज्य हो गए थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन वर्तमान में जो है जम्मू कश्मीर को 2 भागों में तोड़ा गया। जम्मू और कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र, इनको 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो अब जो है 8 जो है संघ शासित क्षेत्र हो गए हैं और 28 राज्य हो गए हैं। दमन और दीप और इनको एक कर दिया गया, दमन और दीप और नागर हवेली को एक कर दिया गया, इनको एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इस तरह 8 अब हो गए हैं। कहीं कहीं आपको 9 भी मिलेगा, लेकिन 9 गलत है। 8 ही केंद्र शासित प्रदेश है, संघ शासित जिसको कहते हैं प्रदेश, और 28 राज्य।
प्रथम अनुसूची में ये कहा गया, द्वितीय जो अनुसूची है, द्वितीय अनुसूची, उसमें कहा गया कि क्या करेंगे, हम वेतन, भत्ते और पेंशन देने की बात की गई द्वितीय अनुसूची में। किसको? राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश तथा इसके अलावा लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं, इनको भी वेतन, भत्ते और पेंशन की बात की गई। प्रथम में 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र की बात की गई। द्वितीय में राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के सभापति, नियंत्रण महालेखा परिषद के जो सदस्य अध्यक्ष होते हैं उनको, इन सभी को वेतन, भत्ते और पेंशन की बात यहाँ पे की गई है। तृतीय अनुसूची में कहा गया कि भैया इनको वेतन, भत्ते और पेंशन तो देंगे तो इनकी शपथ भी होगी, तो इनमें शपथ की बात की गई। इसमें याद रखिएगा, पहले में 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र की, द्वितीय में पेंशन, वेतन और भत्ते की बात की गई और तृतीय में शपथ की बात की गई। कभी कभी होता है कि हम लोग जो है तृतीय और द्वितीय में जो अनुसूची है उसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, और तृतीय में शपथ है तो हम लोग क्या करते हैं, वेतन भत्ते तृतीय में मान देते हैं एग्जाम में, और शपथ जो है द्वितीय में मार देते हैं। याद रखिएगा, पहले वेतन भत्ता मिला और फिर जो है शपथ कराया गया, ऐसे याद रखिएगा। तो शपथ किनको? विभिन्न पदाधिकारी, उन्हीं को ना शपथ कराया जाएगा, विभिन्न पदाधिकारी द्वारा पद ग्रहण करने के समय ली गई क्या? शपथ, ली गई शपथ। अब जो है तृतीय में तो शपथ की बात की गई। अब चतुर्थ में, चतुर्थ जो होगा, चतुर्थ जो अनुसूची है उसमें जो है राज्यसभा में राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि की बात की गई। किसकी बात की गई? प्रतिनिधि, प्रतिनिधि किसमें? राज्य सभा में। किसका? राज्य प्लस सभी राज्य, 28 राज्य प्लस संघीय क्षेत्र का प्रतिनिधि। हमेशा ये कंफ्यूज करा देता है, तो ये याद रखिएगा, कोड वर्ड है कि इसमें जो है 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र प्रथम में, द्वितीय में वेतन, भत्ते, पेंशन की बात की गई। जो भी गणमान्य व्यक्ति है जैसे राष्ट्रपति, उपराज्यपाल, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद नियंत्रण महालेखा परीक्षक के अध्यक्ष, जितने भी हैं उनके वेतन, भत्ते और पेंशन की बात। तृतीय में जो है शपथ की बात की गई, जो भी पदाधिकारी हैं पद ग्रहण करने के समय उनके शपथ की बात। और चतुर्थ में जो है उनमें जो है प्रतिनिधि, राज्यसभा में राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के कितने प्रतिनिधि होंगे उसके बारे में उल्लेख किया गया है। अब जो है पांचवा जो अनुसूची है उसमें कहा गया कि अनुसूचित जनजातियों
शासन किसका, प्रशासन की बात की गई, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का क्या किया गया है, उसमें उल्लेख है। किसमें, पांचवा में जो है प्रशासन, आप याद रखेंगे तो याद हो जाएगा कि पांचवा में कहा गया है कि अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण का, इसमें पांचवा जो अनुसूची है उसमें बताया गया है। कई बार ये एग्जाम में पूछता है, बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है कि पांचवी अनुसूची में क्या है। तो जनजातीय जो हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। अब है छठा, इसमें कहा गया 4 राज्यों के प्रशासन का उल्लेख किया गया। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं, 4 राज्य हैं, असम, उसके बाद है मेघालय, उसके बाद है त्रिपुरा, उसके बाद है मिजोरम। इन 4 राज्यों के जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख है। किसमें, छठी अनुसूची में। अब इसको एक मैप के थ्रू देखिए। ये भारत का, हम यहाँ पे आपके लिए एक मैप बनाते हैं और उसमें समझाएंगे कि इसको मैप के थ्रू कैसे याद रखिएगा। ये भारत का ऊपरी सिरा है, यहाँ से नेपाल भारत के भीतर ही मैप में दिखता है, लेकिन अलग देश है। ठीक है, ये भारत का मैप है। तो यहाँ जो आपको दिखेंगे, ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, ये जो आपको क्षेत्र मिलेगा, ये है असम। ठीक है, और इसके नीचे जो ये वाला क्षेत्र है, ये है आपका मेघालय। ठीक है, और इसके नीचे जो ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं, ये है त्रिपुरा, और ये वाला जो क्षेत्र है, ये है मिजोरम। भारत का आप मैप देखेंगे तो इन 4 राज्यों में जो है, छठी अनुसूची में कहा गया है कि जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख इन 4 राज्यों का किया गया है। इसको आप मैप के थ्रू याद रखेंगे। पूर्वी क्षेत्र का भाग है, सबसे ऊपर असम, फिर जो है यहाँ पे मेघालय है, उसके ठीक नीचे उससे सटा हुआ है त्रिपुरा है असम से, और इधर जो है मिजोरम है। ये 4 राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख की बात छठी अनुसूची में किया गया है। हमेशा जो है अनुसूची से प्रश्न जो है पूछा जाता है, और बार बार जो लड़के हैं कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए एक चार्ट के द्वारा हम आपको समझा रहे हैं कि आप प्रथम में याद रखिएगा राज्यों और 8 संशासित क्षेत्रों का उल्लेख, द्वितीय में वेतन, सबसे पहले वेतन की बात की गई द्वितीय में, तृतीय में शपथ, चतुर्थ में राज्यसभा में प्रतिनिधि, किसका, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि की बात की गई, पांचवा में जो है जनजातियों के प्रशासन का उल्लेख किया गया, और छठा में 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब 7वां अनुसूची है, तो 7वां जो अनुसूची है, 7वां अनुसूची, तो इसमें कहा गया कि केंद्र राज्यों के बीच, इसमें शक्ति की बंटवारा की बात की गई है। केंद्र
राज्यों के बीच इसमें क्या किया गया है, शक्ति का बंटवारा किया गया है। अब शक्ति का बंटवारा का यहाँ अर्थ है कि केंद्र के पास क्या क्या शक्ति रहेगा, राज्य के पास क्या क्या शक्ति रहेगा। तो इसका जो है इसमें बंटवारा किया गया है 7वां में। इसमें जो है सरकार शुल्क और कर निर्धारित करता है। शुल्क और कर का यहाँ पे अर्थ है कि राज्य को कौन सा कर या शुल्क वसूलने का अधिकार है, केंद्र को कौन सा शुल्क और कर वसूलने का अधिकार है, कौन सा कानून केंद्र बना सकता है, कौन सा राज्य बना सकता है, कौन से कानून पर राज्य के बनाए गए कानून पर केंद्र भी कानून बना सकता है, इसके बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूची है। इसके अंतर्गत 3 सूची का उल्लेख किया गया है। प्रथम जो है वह है संघ सूची। अब संघ सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। अब इसमें जो है जब ये लागू हुआ था संविधान, तो उस समय 97 विषय था, ठीक है। और वर्तमान में इसमें हो गया है 100 विषय। यानी पहले 97 विषय इसमें था जब संविधान लागू हुआ था, अब जो है इसमें 100 विषय वर्तमान में हो गया है। यही बीपीएससी में पूछा था, कई पीसीएस में पूछा था, एसएससी बैंकिंग रेलवे में पूछ दिया था कि संघ सूची में कितने विषय वर्तमान में हैं और संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय कितने थे। तो याद रखिएगा, उस समय 97, वर्तमान में 100। इस पे जो है कानून जो है केवल केंद्र सरकार बना सकता है, यानी भारत सरकार बना सकता है। अगला जो है वह है राज्य सूची, ठीक है। ये है संघ सूची आदि केंद्र की सूची है। अब ये है राज्य सूची। इस पे जो है राज्य कानून बना सकता है। इसके अलावा केंद्र भी कानून बना सकता है। अगर केंद्र को लगता है कि राज्य के द्वारा जो कानून बनाया गया है वह सही नहीं है, उसमें कुछ सुधार होना चाहिए, तो केंद्र भी कानून बना सकता है। केंद्र भी कानून बना सकता है। अब जब यह लागू हुआ था संविधान, तो उस समय इसमें थे 66 विषय, याद रखिएगा 66 विषय। और वर्तमान में जो है इसमें हो गया है कितना विषय, वर्तमान में इसमें घट गया है, 61 विषय हो गया है। संघ सूची में जहां बढ़ा है वहीं राज्य सूची में घट गया है। पहले 66 था जब संविधान लागू हुआ था और वर्तमान में जो है 61 है। यही पूछ लेता है, यही चीज आपको जो है पूछ लेगा। तीसरा जो है यह है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में कहा गया है कि केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। लेकिन इसमें एक और बात कहा गया है कि राज्य द्वारा अगर कानून बनाया जाता है और उसमें कुछ कमी रहती है तो केंद्र उसी विषय पर कानून बना सकता है, और केंद्र के द्वारा जब वह कानून बना दिया जाता है तो राज्य के द्वारा जो कानून बनाया गया है वह निरस्त हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। यह भी इसमें कहा गया है। परंतु केंद्र के विषय समान होने पर
केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य हो जाएगा और राज्य द्वारा बनाया गया कानून जो है समाप्त हो जाएगा। ये थोड़ा कन्फ्यूजन करता है, इसमें कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है समवर्ती सूची में। इसमें आप आराम से सिंपल भाषा में समझिए। इसमें कह रहा है कि मान लीजिए कोई विषय है, मान लीजिए शिक्षा है, अब उस पर कानून बनाया केंद्र, राज्य भी कानून बनाया। अगर राज्य पहले कानून उस पर बना दिया शिक्षा पर कि इसमें शिक्षा में ये सुधार होना चाहिए, लेकिन केंद्र को लगता है कि नहीं, इसमें सुधार की ज़रूरत है शिक्षा के विषय पर जो कानून बनाया गया है, तो क्या होगा कि केंद्र भी उस पर कानून बना देगा। तो जब केंद्र कानून बना देगा तो राज्य द्वारा जो कानून बनाया गया है वो निरस्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा ऑलरेडी, और केंद्र द्वारा जो कानून है वही इस पर लागू रहेगा। अब जब संविधान लागू हुआ था, संविधान जब लागू हुआ था तो उस समय इसमें जो विषय थे वह थे 47 विषय, और वर्तमान में क्या है कि इसमें विषय हो गए हुए हैं 52। ठीक है, 52 विषय हो गए हुए हैं। 7वीं जो अनुसूची है ये काफ़ी थोड़ा सा जटिल है, और इससे जो है प्रश्न जो है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अब पूछे जाएंगे भी। एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि संघ सूची में पहले कितना विषय था, जब लागू हुआ था उस समय कितना था, तो याद रखिएगा 97 विषय, वर्तमान में 100, इसमें बढ़ा है। राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय पहले था 66 था, अब जो है 61 हो गया है, यानी इसमें घटा है। समवर्ती सूची के तहत जो विषय था पहले जब लागू हुआ था संविधान तो 47 विषय थे, अब हो गया है 52, मतलब इसमें बढ़ा है। संघ सूची और समवर्ती सूची में बढ़ा है और राज्य सूची में घटा है। ये थोड़ा फैक्ट है, इस फैक्ट को याद रखिएगा। यही फैक्ट जो है पीसीएस जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब है 8वीं अनुसूची, उसमें कहा गया है 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में कहा गया कि 22 भाषाओं के बारे में कहा गया, यानी इसका उल्लेख है 22 भाषाओं का। अब ये 22 भाषाओं का तो इसमें उल्लेख है, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था तो केवल इसमें 14 भाषा था। लागू होने के समय 14 भाषा, बाद में इसमें संशोधन किया गया और कई भाषाओं को जोड़ा गया, जिसमें 2003 में 92वां संशोधन किया गया, और इस संशोधन के द्वारा जो है 4 भाषा को जोड़ा गया। ये 4 भाषा कौन कौन से? संथाली थे, मैथिली था, ये बिहार में चलता है, बिहार में ये भाषा चलता है, उत्तर प्रदेश में भी चलता है, झारखंड में भी थोड़ा बहुत चलता है, डोगरी था और बोरो था। ये 4 भाषा जो है 22वां संशोधन के द्वारा 2003 में जो है जोड़ा गया था। हाल में जो है भोजपुरी को भी 22वां भाषा जो है संविधान की 8वीं जो अनुसूची है उसमें जोड़ने की बात चल रही है। भोजपुरी हो गया तथा कुछ अन्य भाषा, क्षेत्रीय भाषा हैं, उनको जोड़ने की मांग चल रही है, और सरकार जो है कुछ हद तक केंद्र सरकार सहमत भी हो गया है। हो सकता है कि भोजपुरी को भी अब जो है 8वीं अनुसूची के तहत शामिल कर लिया जाए, लेकिन अभी शामिल नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा, ये पूछ देता है कि 92वां संशोधन द्वारा किन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया 92वें संशोधन द्वारा। तो याद रखिएगा संथाली, मैथिली, डोगरी और बोरो। लागू के समय कितना था? तो 14 भाषा था। वर्तमान में कितना है? तो 22 भाषा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब है
9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, इसके तहत कहा गया कि प्रथम संविधान संशोधन किया गया, प्रथम संविधान संशोधन किया गया, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, ये पूछता है 1951 के द्वारा जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? इसमें जोड़ा गया संपत्ति के अधिकार को, संपत्ति के अधिकार के विधि का उल्लेख है। यहाँ संपत्ति के अधिकार के विधि का उल्लेख है, पहले इसको समझिए। संपत्ति के अधिकार के विधि का उल्लेख का यहाँ अर्थ है कि जो जमींदारी प्रथा भारत में विद्यमान था, चूँकि आपको याद है कि ब्रिटिश काल में कर वसूलने के लिए अंग्रेज़ों ने जमींदारी प्रथा को शुरू किया था, रैयतवाड़ी प्रथा को शुरू किया, महलवाड़ी प्रथा को शुरू किया। तो बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इधर के क्षेत्रों में था जमींदारी प्रथा था। इसमें होता था कि एक बिचौलिया जो होता था, जिसको कहा जाता था जमींदार, वह किसानों से कर को वसूलता था, उसमें कुछ हिस्सा अपने पास रखता और बाकी जो है अंग्रेज जो थे उनको भेज दिया जाता था, अंग्रेज प्रशासन को भेज दिया जाता था। आज़ादी के बाद भी ये जमींदार ही भूमि के मालिक बन बैठे, मतलब जितने भी भूमि थे जो अंग्रेज़ों के पास थे वे जमींदारों को दिए थे और जमींदारों के थ्रू कर वसूलवाया करते थे। तो वो अंग्रेज़ों के जाने के बाद जो है जमींदारों के पास रह गया। अब जो जमींदार हैं उस भूमि के मालिक हो गए, तो वैसे स्थिति में जो धन का संकेंद्रण हो गया, अब उनसे कर कैसे वसूला जाए, जमींदारी प्रथा को कैसे समाप्त किया जाए, इसके लिए 1991 में प्रथम संविधान संशोधन जवाहरलाल नेहरू के समय किया गया और इसमें संपत्ति के अधिकार के लिए एक विधि बनाया गया, कानून बनाया गया और कहा गया कि इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। लेकिन वर्तमान में 2007 के बाद क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, जो यह कानून बनाया गया है अगर वो विधि सम्मत नहीं है, किसी के अधिकारों का अगर हनन करता है, तो उस कानून की भी जांच हो सकती है और इस कानून को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। चुनौती दी जा सकती है। पहले कहा गया कि इस कानून को चुनौती नहीं दिया जा सकता है, मतलब जो सरकार बना दिया, जो कानून सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा बना दिया गया और उसको जो है 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया, उसको न्यायालय जो है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। लेकिन बाद में 2007 में न्यायालय ने एक फैसला दिया कि नहीं भाई, अगर किसी के हित का अगर हनन हो रहा है तो भाई चुनौती दिया जा सकता है, न्यायालय में इस पर फिर से जो है सुनवाई हो सकती है। बस हमारे लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि 9वीं अनुसूची के तहत क्या शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा इसमें जोड़ा गया था संपत्ति के अधिकार को, विधि का इसमें उल्लेख है। पहले न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता था, लेकिन अब चुनौती दिया जा सकता है। उसके बाद आया 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, इसमें क्या किया गया कि एक कानून बनाया गया, 52वां संशोधन किया गया। 52वां संशोधन जो हुआ था 1985 52वां संशोधन 1985 द्वारा इसमें जोड़ा गया क्या, दल बदल संबंधी प्रावधान। अब दल बदल संबंधी प्रावधान क्या है, इसको भी जानिए। होता था कि जैसे कोई पार्टी है, वह पार्टी में जो है विधायक के लिए या सांसद के लिए
वह पार्टी जो है अपना टिकट देती थी, उस पार्टी के टिकट पे लड़ते थे, विधायक और सांसद बनते थे। बाद में होता था कि जो ये सांसद विधायक बनते थे ये गुटबाजी करते थे, अब उस पार्टी को छोड़ दिए और दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लिए, तो इनकी सदस्यता बनी रहती थी। तो इसमें जो पार्टी जिसके चुनाव चिन्ह से उन्होंने चुनाव लड़ा उसको हानि होता था, सरकारें गिर जाती थी। सरकार को स्थिर रखने के लिए संसद ने एक कानून बनाया कि नहीं भाई, अब जो है कम से कम 1/3 अगर सांसद या विधायक पार्टी छोड़ते हैं तो ही उनकी जो है सांसद या विधायक बने रह सकते हैं। कम से कम 1/3 की बात की गई। अगर 1-2 अगर पार्टी छोड़ते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, फिर से उनको सांसद और विधायक का चुनाव लड़ना पड़ेगा, अगर जीतते हैं तभी वह बने रहेंगे। तो यह दल बदल कानून जो है 52वां संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था। ये पूछता है कि 52वां संशोधन 1985 किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा दल बदल कानून से संबंधित है। और यह किस में शामिल किया गया है, तो 10वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया। एग्जाम में यह 3-4 फॉर्म में इससे प्रश्न पूछता है। हम कुछ प्रश्नों को भी देखेंगे। इसको पढ़ने के बाद जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं हम एक एक प्रश्न जो है हल भी करेंगे, आपको हल भी करवाएंगे, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अनुसूची से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला है 11वां अनुसूची है। इसमें कहा गया है कि 73वां संविधान संशोधन किया गया, ठीक है, और यह संशोधन हुआ था 1993 में। और इसमें जो है जोड़ा गया क्या, इसमें जोड़ा गया कि पंचायती राज्य संस्थानों को कुछ अधिकार दिए गए कि कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। अब 29 विषय प्रदान किए गए पंचायती संस्थानों को। तो पहले जानिए कि पंचायती संस्थान क्या है। 73वां संशोधन जो किया गया इसमें कहा गया कि देखिए, केंद्र और राज्य को तो अधिकार दिया गया, लेकिन जो निचले स्तंभ है यानी गांव में ग्राम पंचायत होता है, पंचायत समिति होता है, जिला परिषद होता है, इसको भी कुछ अधिकार दिए जाने चाहिए। तो इनको कुछ अधिकार दिया जाए ताकि वह क्षेत्रीय स्तर पर जो है विकास कर सके गांव का, हलकों का। जैसे आप चोल काल में देखेंगे कि पंचायती व्यवस्था उस समय लागू हुआ था और पंचायत जो है कर वसूल के राजा को भेजता था और पंचायत ही जो गांव के क्षेत्र थे उसका विकास करता था। उसी पैटर्न पे भारत सरकार ने 11वां अनुसूची बनाया और उस 11वां अनुसूची में पंचायती संस्थानों को 29 विषय पर अधिकार दिया गया। जैसे मेला का आयोजन करना, उससे कर वसूलना, कृषि का विकास करना, सिंचाई की व्यवस्था करना, कुएं खुदवाना, नल लगवाना, कल लगवाना, बीमारी अगर फैलता है तो उसके लिए जो है दवा का छिड़काव करवाना, किसानों के कृषि के विकास के लिए बीज खाद इन सब का प्रबंध करना, उसके अलावा जो है वन लगवाना, गांव में जो क्षेत्र हैं जो बंजर भूमि है उसके विकास करना, ये सब इनको अधिकार 29 विषय दिए गए। जब हम ग्राम पंचायत से संबंधित पढ़ाएंगे तो उसमें हम डिटेल में इसको पढ़ाएंगे। यहाँ जानिए कि 11वीं जो अनुसूची है उसमें पंचायती संस्थानों को 29 विषय पर कार्य करने का अधिकार दिया गया और इसके लिए 73वां संविधान संशोधन किया गया, इसको याद रखिएगा 1993 में। और लास्ट है 12वां अनुसूची। इसमें क्या किया गया कि 74वें संविधान संशोधन 1993 में किया गया और इसमें भी जोड़ा गया। इसमें क्या किया गया कि शहरी क्षेत्र के स्थानीय संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए। 18 विषय
प्रदान किए गए। इसमें 29 विषय ऐसे समझिए, और इसको दिया गया 18 विषय। ठीक है। अब ये शहरी क्षेत्रों के स्थानीय संस्थाएं क्या है, नगर पालिका, नगर निगम, ये सब शहरी क्षेत्र के हैं, तब इनको भी कुछ अधिकार दिया जाएगा। क्योंकि इनको भी जब शहरी क्षेत्रों में अधिकार दिया जाएगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थानों को दिया गया। अब शहरी क्षेत्र में भी विकास करने के लिए कुछ कानून बनाया जाए, कुछ अधिकार दिया जाए। जैसे नगर निगम है, तो इनको भी कहा गया कि अब 18 विषय इनको दिया गया, कहा गया कि इसमें सुधार की, जैसे नाला बनाइए, सड़कों का निर्माण कीजिए, शिक्षा के विकास के लिए स्कूलों की देखभाल करने का भी अधिकार उनको दिया गया। यह भी दिया गया कि अगर कोई महामारी फैलता है तो उसका बचाव कैसे हो, इसके लिए भी कार्य किया जाए। ये सब जो है 12वां अनुसूची के तहत दिया गया। 74वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा शहरी क्षेत्रों को स्थानीय संस्थाओं को कार्य करने का अधिकार दिया गया। दोस्तों, ये जो 12 अनुसूची है, इससे प्रश्न जो है हर पीसीएस में एक तो जरूर रहता है, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में भी एक जरूर रहता है। इसीलिए मैंने इसको डिटेल से पढ़ाया। लास्ट में हम इससे जो संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं विभिन्न एग्जाम में, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और बिहार में किस तरह बीपीएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये जो ऑप्शन है बिहार में जो दिया जाता है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक, ये बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है एग्ज़ाम हॉल में। और लड़के जो है कम से कम 10-12 प्रश्न जो है इसमें उलझ के गलती करके चले आते हैं, और वही उनको बाहर करा देता है। उस पर भी हम विशेष चर्चा करेंगे, फोकस करेंगे, ताकि जो है उस तरह के जो उलझाव प्रश्न है उसको कैसे आप हल करेंगे वह भी आपको हम सिखाएंगे। दोस्तों, लास्ट में यही कहेंगे कि भाई मेरा व्यू नहीं बढ़ रहा है, ना ही सब्सक्राइब बढ़ रहा है, तो कृपया सब्सक्राइब करवाइए। आप लोग के सहारे ही हम चलते हैं। व्यू भी आप देखेंगे तभी बढ़ेगा। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी इसे भेजिए। जितना आप इसको भेजेंगे उतना ही लड़के को लाभ होगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई शुल्क हम लेते नहीं हैं, और यूट्यूब से भी हमारी कोई कमाई नहीं है। ठीक है, मैं निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ। मेरा इच्छा है कि जो छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र के या छोटे छोटे जो शहरी क्षेत्र के हैं लड़के जो हैं तैयारी करते हो, उनको जो है मुफ्त में वह लाभ उठाएं और हर एग्ज़ाम की तैयारी करो, और मेरे वीडियो से उनको लाभ मिले। धन्यवाद दोस्तों।